मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, इससे पहले मेरी क्लास आप लोगों के साथ हो चुकी है और उसमें मैंने आप लोगों को विषय से संबंधित प्रथम वर्ष वाणिज्यिक में प्रथम प्रश्न पत्र से व्यावसायिक संनियम या जिसे मर्केंटाइल लॉ या बिजनेस लॉ भी कहा जाता है, उससे संबंधित मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी थी। प्रारंभिक जानकारी मैंने आप लोगों को कुछ दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जिस विषय को पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। मैंने आप लोगों को लॉ के बारे में बताया था कि लॉ जो है वो एक सर्वोच्च या एक शीर्ष संस्था द्वारा बनाया गया नियमों, उपनियमों और अधिनियमों का एक संग्रह है जो कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शीर्ष संस्था द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं और उनका पालन न करने की दशा में या दूसरे शब्दों में उनका उल्लंघन करने की दशा में उस शीर्ष संस्था के द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो थोड़ा सा इसकी व्याख्या मैं करना चाहूँगी कि शीर्ष संस्था कौन है, कौन सी है। शीर्ष संस्था हमारी न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका है जिसके द्वारा हमारे राष्ट्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना ताकि कोई किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, किसी प्रकार का कोई असंतोष ना हो, किसी प्रकार की कोई अराजकता ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नियमों, अधिनियमों, उपनियमों और संनियमों उनका प्रतिपादन किया जाता है। अब उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया, लॉ का उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा बनाया जाता है और जो व्यक्ति उसके अधीन कार्य नहीं करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो गैर कानूनी कार्य माने जाते हैं, इलीगल कार्य माने जाते हैं और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हमारे कानून के द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लॉ जो कि कानून होता है हमारा होता है, उसके बाद जो कानून है हमारा उसके द्वारा उसका उद्देश्य और उस उद्देश्य के तहत किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है वो सब मैंने आप लोगों को बताया था। और उसी संदर्भ में था कि लॉ का एक बहुत विराट और बहुत विस्तृत स्वरूप होता है जिसमें हमारे जीवन के जितने भी कई अंग होते हैं, कई हमारे आयाम होते हैं, उन सभी नियमों आयामों से संबंधित जितने भी जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता होती है अलग अलग प्रकार के कानून बने होते हैं। उसी श्रृंखला में एक कानून है व्यापारिक संनियम। तो विषय की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। अब चूंकि आप लोग नए हैं, आप लोगों को मैंने पेपर के बारे में बताया था कि किस प्रकार से आपका पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का। अब मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगी आपके पाठ्यक्रम की, आपके सिलेबस की, किस प्रकार से क्या क्या सिलेबस होता है। 5 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो फर्स्ट यूनिट जो आप लोगों की होती है वो फर्स्ट यूनिट इसमें है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ठीक है ना। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 आपका फर्स्ट है जिसमें कि धारा 1 से लेके 37 तक शामिल की गई है। 1 से लेकर 37 तक की धाराएं फर्स्ट यूनिट है। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सेकंड यूनिट भी है और उसके अलावा थर्ड यूनिट भी है। ये तीनों जो है वो हमारे भारतीय अनुबंध अधिनियम से संबंधित है। इन तीनों में जो आपका जो इसके अंग हैं, चैप्टर्स जो है वो सभी भारतीय अनुबंध अधिनियम से संबंधित है। तो फर्स्ट यूनिट में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धाराएं 1 से लेकर 38 तक शामिल की गई हैं। अब उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं उनके आपको नाम बता दूंगी। सबसे इसमें फर्स्ट जो है वो है, इसमें फर्स्ट है एक वैध अनुबंध के अर्थ, अनुबंध का अर्थ और एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व, ठीक है। दूसरा है प्रस्ताव एवं स्वीकृति, ठीक है। अब ये चीज़ें बिल्कुल, ये सब्जेक्ट आपने बिल्कुल स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ा है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग अगर इसमें थोड़ा भी सीरियसली अगर पढ़ेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तीसरा इसमें है पक्षकारों की अनुबंध करने की क्षमता। चौथा है प्रतिफल। पांचवा है व्यर्थ ठहराव और छठा है इसमें अनुबंध का निष्पादन एवं समाप्ति। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट में, ठीक है।
सेकंड यूनिट उसमें भी भारतीय अनुबंध अधिनियम ही है, जो कि धारा 38 से लेके 75 तक की धाराएं और धारा 124 से लेकर 147 तक की जो धाराएं इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें आपके चैप्टर्स इस प्रकार से हैं: संयोगिक अनुबंध, अर्ध अनुबंध और अनुबंध खंडन के उपचार। इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि धारा 38 से लेकर 75 तक ये तीनों को शामिल करता है। ये तीनों चैप्टर धारा 38 से लेकर 75 तक जो धाराएं हैं वो इनको शामिल करता है। और फिर लास्ट इसमें है क्षतिपूर्ति तथा प्रत्याभूति गारंटी के अनुबंध, जो कि धारा 124 से लेकर धारा 147 तक है। अब आप कहोगे कि बीच की धाराएं कहाँ गई? 38 से लेकर 75 तो इधर हो गई, और क्षतिपूर्ति और गारंटी के जो है वो धारा 124 से लेकर 147 तक है। तो उस स्थिति में बाकी की धाराएं कहाँ गई? तो वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चली गई है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में धारा 124 से लेकर धारा 76 से लेकर धारा 123 तक की धारा इसमें शामिल की गई, 76 से लेकर 123 तक की। तो 38 से लेकर 75 तक तो आपके अनुबंध खंडन के उपचार थे, और वो जो 76 से जो मिसिंग आपको लग रहा है वो मिसिंग नहीं है, उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिया गया है। एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि जब हमारा अनुबंध अधिनियम बना था तो उस स्थिति में उसमें प्रारंभ में 11 अध्याय थे और 11 अध्याय 266 धाराएं थी, जिसमें प्रारंभ में साझेदारी और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इसमें शामिल किए गए थे, किंतु थोड़ा सा ये ज़्यादा विस्तृत हो जाने के कारण थोड़ी कठिनाई अनुभव की गई और आगे चलकर इनको इससे अलग कर दिया गया भारतीय अनुबंध अधिनियम से, और इसलिए ये धाराएं इसमें से पृथक कर दी गई हैं। तो 100 क्षतिपूर्ति एवं गारंटी के अनुबंध धारा 124 से धारा 147 तक। अब आगे चलते हैं हम यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में 3 चैप्टर है बेसिकली: निक्षेप के अनुबंध, गिरवी के अनुबंध और एजेंसी के अनुबंध। निक्षेप के और गिरवी के जो अनुबंध है उनकी जो धाराएं हैं वो धाराएं हैं 148 से लेकर 181 तक। ठीक है, 148 से लेकर 181 तक निक्षेप और गिरवी के जो अनुबंध थे वो इसमें आ रहे हैं। उसके बाद धारा 182 से 238 तक की जो धारा है वो एजेंसी अनुबंध, यानी थर्ड यूनिट में आपके 3 टॉपिक्स हैं: निक्षेप के अनुबंध, गिरवी के अनुबंध और एजेंसी के अनुबंध। निक्षेप और गिरवी के अनुबंध में सेम धारा है 148 से लेकर 181 तक, और एजेंसी के अनुबंध में 182 से लेकर और 238 तक की धाराएं हैं। तो 3 यूनिट हो गई, तीनों यूनिट सेल ऑफ गुड्स एक्ट से संबंधित हो गई। अगली यूनिट है यूनिट 4, जिसमें कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 आता है। वस्तु विक्रय अनुबंध जो अधिनियम जो है उसमें धारा 76 से धारा 123 है, जो कि बीच में आपको मिसिंग लग रहा था, वो यहाँ पर दे दी गई है। इसमें जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स का मैं आपको बताना चाहूँगी: विक्रय अनुबंध एवं विक्रय ठहराव, संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, शर्तें तथा आश्वासन, वस्तुओं की सुपुर्दगी तथा भुगतान, एक अद्यत विक्रेता के अधिकार, नीलामी विक्रय संक्षिप्त तथ्य, और लास्ट है इसमें विक्रय अनुबंध के खंडन के उपचार। अब ये भी थोड़ा सा मैं इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि ये यूनिट जो है वो कुछ अलग ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लगे कि चूँकि आप भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में अनुबंध से संबंधित बेसिक सारी जानकारी, अनुबंध से संबंधित, ठहराव से संबंधित, खंडन से संबंधित, इस प्रकार की सारी बेसिक जो जानकारी है वो आप उसमें पढ़ लोगे। इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपको कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं है, केवल उसमें वस्तु विक्रय के संबंध में जो जो भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उसके खंडन के संबंध में होती है, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उससे संबंधित जानकारी इसमें दी गई है। और ये बहुत ही ज़्यादा लंबी यूनिट नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, और यदि आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आप पर इसकी तैयारी बहुत कम समय में कर लेंगे। आपकी यूनिट
5, यूनिट 5 में 2 अधिनियम इसमें आपके शामिल किए गए हैं। एक तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और दूसरा इसमें लिया है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये दोनों इसमें शामिल हैं। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी जो है वो भी बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही एक यूनिट है। इसमें संक्षेप में काफ़ी जानकारी आपको मिल रही है। हम सब उपभोक्ता हैं और उसके बारे में हमारे क्या राइट्स होते हैं, हमारे क्या समस्याएं होती है, उससे संबंधित क्या उपचार हमें मिल सकते हैं, किस प्रकार से मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें इसके अंतर्गत दी गई है। और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले तो मैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्या क्या है वो आप लोगों को बता दूं। इसमें है अर्थ एवं शब्दावली, उपभोक्ता के अधिकार, जिला उपभोक्ता मंच, स्थापना एवं गठन तथा शिकायत निवारण प्रक्रिया। इसी प्रकार से राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग, स्थापना एवं गठन, शिकायतें एवं पुनर्विचार याचिका, अपील या सुनवाई प्रक्रिया। ठीक है, और तो अब इसमें मैं थोड़ा सा और आप लोगों को जानकारी दे दूं। जैसा कि इसमें ये है, ये मैंने आपको बताया जिला उपभोक्ता मंच, स्थापना एवं गठन, शिकायत निवारण प्रक्रिया। उसी प्रकार से राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग, स्थापना एवं गठन, शिकायतें। तो इसमें आप लोगों को तैयारी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक कंपैरेटिव टेबल बना सकते हैं और उस कंपैरेटिव टेबल में आप उनका उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना क्या है, उसमें गठन क्या है, उसमें और क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं, उनको एक कंपैरेटिव टेबल बनाकर आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जब आप तैयारी करेंगे तो आपको लगेगा कि तीनों चैप्टर्स, चारों चैप्टर्स जो भी है वो फटाफट उस यूनिट में आपने किस तरीके से कवर कर ली, और आपने उस टेबल में जब कवर कर ली तो आप उसको कितनी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये कोई कठिन नहीं है, बहुत आप लोगों के लिए इसकी तैयारी करना बहुत आसान होगा। फेमा में है 4 चैप्टर्स हैं। पहला है अर्थ एवं उद्देश्य, दूसरा है अधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य एवं अधिकार, तीसरा है विशिष्ट निदेशक को अपील ब्रैकेट में प्रावधान, और चौथा है पुनर्विचार डैश करके न्यायाधिकरण से संबंधित प्रमुख प्रावधान। तो इस प्रकार से ये आपका फेमा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 यूनिट आती है। 2 यूनिट में से यदि आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्शन बी में हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली, वैसे मैं तो एज ए बीइंग ए प्रोफेसर मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि आप इस यूनिट को करो और इसको छोड़ो, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से हम आसानी से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या ये करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में से आए, हम किसी भी यूनिट को जिसको हमने अच्छे से तैयार किया हम उसको अटेंड कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। और दोनों यूनिट बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ही सरल है। तो ये आपका सिलेबस था जो कि मैंने आप लोगों को बताया।